एमाज प्लाज़ा वापस आकर उसने सबसे पहले हबीब को कॉल्स की, मगर कोई जवाब न पाकर उसे उस अजनबी की बातें दुरुस्त लग रही थीं। मज़ीद तस्दीक हबीब की दराज से निकलने वाली चंद फाइल्स में मंशियात की स्मगलिंग के मुताल्लिक कुछ डिटेल्स देख कर हो गई थीं। एसपी बिलाल, तुमने पहला काम मुकम्मल नहीं किया था कि एक और गलती कर बैठे। मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। मिनाज गर्जदार आवाज़ से मुकाबिल बता रहा हूँ। ऐसे बिलाल को अपने सेल फोन का स्पीकर फटता हुआ महसूस हुआ था। सर बिलीव मी, मेरा लाहौर ट्रांसफ़र हुए अभी एक ही दिन हुआ है। मैं आपको बताने वाला था, लेकिन वो घबराते हुए सफाइयाँ पेश करने लगा। इतनी जल्दी। कुछ दिन पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं था। एमाज को उसकी बात हजम न हुई। सर, उस लड़की की तलाश जारी है। आप फिक्र मत करें। जैसे कोई इत्तला मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। इस बार इससे बिलाल का अंदाज मुकम्मल इत्मीनान लिए हुए था। मुझे वो लड़की तलाश कर दो एसपी। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें इस काम की कितनी उजरत दूंगा। तुम्हारी अगली 7 नस्लें भी बैठ के खाएंगी तो ख़त्म नहीं होगी। ऐसे बिलाल ने उस लड़की की इतनी बड़ी कीमत पर बामुश्किल खुद को किसी हैरत भरे इजहार से रोका था। सर, इंशाल्लाह ये काम बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी जानिब से माँ से राब्ता मुनक़ता करते सेल फोन बेड पर उछाल दिया। वो अभी फ्रेश होकर निकला था। आज की पूरी रात उसकी भाग दौड़ के ही नजर हो गई थी, और अब उसके आवाज़ मुकम्मल तौर पर फिर उस अप्सरा के हवाले हो चुके थे। बैकग्राउंड के ऊपर मौजूद लार्ज फोटो देखते उससे अपने जिंदा होने और दिल के धड़कने का एहसास शिद्दत से हुआ था। 2-3 दिन हो गए थे उससे ना तो कोई ब्लास्ट किया था और ना ही कोई कत्ल किया था, वरना आए रोज़ कोई पुलिस ऑफिसर तो कोई गार्ड या कोई मुखालिफ पार्टी का बंदा उसकी दरिंदगी का निशाना बनता रहता था। वो स्टडी रूम में घुस गया। वही अपनी मनपसंद डायरी उचकते उसे सुनहरी कलम मजबूत हाथों में थाम लिया। वो लिख रहा था अपनी मनपसंद ज़बान में अपना मनपसंद जुमला, अपनी मनपसंद हस्ती के लिए। मुझे अपने तसव्वुरात से मोहब्बत है। ये मुझे तुम्हारे संग बांध देते हैं। इतने खूबसूरत अल्फाज क्या कोई दहशतगर्द लिख सकता था? वो शख्स दिल की धड़कन महसूस कर सकता था क्या, जो दिलों को निकाल कर रख देता था? इसमें कोई शक नहीं कि ऊपर वाला जब चाहे जिसके दिल में चाहे नरमी पैदा कर दे। वो चाहे तो पहाड़ रेसा रेसा हो जाए, वो चाहे तो दरिया में रास्ता पैदा हो जाए, वो चाहे तो क्या हो नहीं सकता। मेरे आज 3 सीटर सोफे के दरमियान में बैठा था। उसके बराबर में उसका एक और साथी भी मौजूद था, जो कुछ वक्त पहले ही हबीब के दराज से निकाली चीज़ें लेकर हाजिर हुआ था। उसकी दूसरी जानिब अनस बैठा था। मेरे हाथ से स्याह रंग का चमड़े का बैग खोला। तीनों देखने को तैयार थे कि रॉक एजेंट ने मिलिट्री हॉटवेयर्स की जीपीएस लोकेशन कैसे हासिल कर ली, मगर बैग के खुलते ही उसमें अखबारात के सिवा कुछ न मिला। रद्दी के टुकड़े और एक कागज़ पर एक तहरीर थी। खेल पर खेल खेला जाता है। मेजराज का चेहरा शिद्दत जज्बा से सूख अनार हो चुका था। मेजराज से हबीब का लैपटॉप खोला। वो ऑन ही नहीं हुआ था। ब्लैंक स्क्रीन उनका मुंह चिढ़ा रही थी। मेजराज से तमाम यूएसबीज और सीडीज अपने लैपटॉप में बार बार लगाकर चेक की। सब खाली थे, कोई फोल्डर नहीं मिला। बस एक सीडी में हबीब एजेंट अभय की रिकॉर्डिंग थी। मुझे पता है तुम लोग हम तक पहुंच गए हो, और मैं जानता हूं कि किसी न किसी रोज़ तुम ये सब हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। इसीलिए मैंने फैसला किया अपने मुल्क के लिए जान देने का। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है। मेरी मौत तुम्हारे कुछ फ़ायदे की नहीं, मगर मेरे मुल्क में बसने वाली आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसकी आवाज़ बहुत साफ और हर किस्म की घबराहट से आ रही थी। मेजराज, सीआईबी के ऑफिसर से रब्ता करें। आई थिंक वो ज़रूर जानते होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। उसके साथी ने मशवरे से नवाजा। हम्म। मेजराज से मुंह पर हाथ फेरते जैसे अपने तासुरात बेहतर बनाने की नाकाम कोशिश की थी। मेजराज से अपना सेल फोन उठाया ही था कि उस वक्त कॉल आने लगी। उससे यस का बटन पुश किया। ये सेल उसे दौरान मिशन अपने साथियों और इदारे से कांटेक्ट के लिए दिया गया था, इसीलिए किसी रॉन्ग नंबर का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यस सर। ओके, वी विल कम। उसे संजीदगी से कहते राब्ता मुनक़ता कर दिया। तुम वापस चले जाओ और प्लाजा और फार्म हाउस में होने वाली एक एक चीज़ पर नज़र रखना। मैं और अनस ऑफिस जा रहे हैं। मेजराज से हुक्म दिया और लैपटॉप और दूसरी डिवाइसेस समेट कर स्या बैग में डालने लगा। ओके सर। उसका साथी उठा और माथे तक हाथ ले जाते मेजर आज को सलूट करता निकल गया। टाइगर और नस्वी उसके जाते ही निकल गए। बाहर से लॉक लगाते उन्हें ये याद नहीं रहा कि अंदर एक नाजुक वजूद उनके इस तरह से गायब होने पर कितना परेशान होगा। हकीकत तो ये थी कि उन्हें इस वक्त सिर्फ अपनी जिम्मेदारी और मुल्क का दफा याद था। उन्हें याद था तो सिर्फ ये कि वो इस मुल्क के मुहाफिज हैं, और यही उनकी अवलीन तरजीह है, मुल्क की हिफाजत। और बस ब्लैक शर्ट और मस्टर्ड कलर की जीन्स पहने
आंखों पर गॉगल्स लगाए, कोहनियों के बाजू फोल्ड किए, एक हाथ में स्याह रंग लैपटॉप बैग थामे वो कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर चुका था। स्याह रंग के चमचमाते जूते जिन्हा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्श पर धमक पैदा कर रहे थे, और वो मगरूर सा शख्स बावकार चाल चलता अब पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज से गुजर रहा था, जिसका मकसद एयरपोर्ट टर्मिनल गेट से मुसाफिरों को जहाज तक पहुंचाना था। वो अपनी डिशेज संभाल चुका था। सीट नंबर 13 पर बैठा वो काफ़ी मुतमईन था, सरशार सा मगर बेनियाज बना। वो किसी भी तरह का रद्द-ए-अमल या अपनी खुशी को अपनी बॉडी लैंग्वेज से ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। वो जो ज़ाहिर कर रहा था, लोग वही समझ रहे थे, मगर वो अनजान थे कि बज़ाहिर कोई बिज़नेसमैन नज़र आने वाला ये डैशिंग पर्सनैलिटी का मालिक शख्स एक बेरूपिया है। जहाज़ ने टैक्सी की और रनवे पर आ गया। 5:40 से करीब का वक्त था। मिलकजा अंधेरा मगर फिज़ा पुरसुकून थी। टैक्सी वे को हल्के नीले रंग की रोशनियों से मुनव्वर किया गया था ताकि रनवे और टैक्सी वे में तफरीक की जा सके। रनवे जिसकी चौड़ाई 250 फीट और लंबाई 3000 मीटर से ज़ायद थी, ये किनारों पर मुख्तलिफ रंगों की लाइटिंग थी जो थ्रेशोल्ड, डेजिग्नेटर, टच डाउन जोन, सेंटर लाइन, एमिंग पॉइंट के मुताबिक लगाई गई थीं, जिनसे रनवे पर तय किया गया रास्ता मालूम किया जा सकता था। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे में 1 घंटे में 15 प्रवासों को हैंडल किया जा सकता था, जबकि टैक्सीवे पर 12,000 प्रवासों को। पार्किंग एरिया की पैमाइश 2,66,000 स्क्वायर मीटर थी। जहाज रनवे पर तैयार खड़ा था, उड़ान भरने को, आसमान से बातें करने को, बुलंदियों में पहुंचने को, आसमान के सीने पर मंडलाने को। एकदम तैयार। 1500 फीट का रास्ता तय हो चुका था। अब जहाज की रफ्तार में तेजी आने वाली थी, जब अचानक से जहाज रुक गया। ये परवाज कुछ खराबी के बिना पर 1 घंटे की तारीख से उड़ान भरेगी। कराची में मौजूद आईएसआई के ऑफिस से एक मीटिंग जारी थी, जिसमें डीआईजी एस ए बिलाल, सीआईबी के ऑफिसर्स और मेजर आर्ट्स के मिशन में शामिल 2 एजेंट्स, आईएसआई के डायरेक्टर जनरल और उसके अलावा आर्मी ऑफिसर्स भी शामिल थे। हर्ब का सेल फोन जब हमारे तहवील में आ गया था, रॉ को तभी खबर हो गई थी कि हम जान गए हैं कि रॉ का एजेंट अभय एजेंट आकाश से मुलाकात को आ रहा है, और उस मुलाकात में आकाश अभय को वो सारे राज फराहम कर देगा जो उसे 6 साल से आईएसआई में दाखिल होकर हासिल किए हैं। तभी उन्होंने प्लान चेंज कर लिया। एजेंट आकाश ने अभय से पहले एक और बंदे से भी मुलाकात की थी शाम के वक्त, और वो था एजेंट अर्जुन, जिसके पास अब वो स्याह बैग है। हमारे मुल्क का कीमती खजाना है वो। सीआईबी के एजेंट्स को पता चल गया है कि बाबर हमीद नामी शख्स दरअसल रॉ का एजेंट आकाश है। तभी से उसकी हर कार्रवाई पर नजर रखी जाने लगी है, और अब सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आकाश का सेल फोन उनके कब्जे में आ चुका है, जिससे मौजूद इनक्रिप्टेड फाइल्स को हैकर्स ने डिक्रिप्ट कर दिया है। इसे क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है, जिसका मकसद अपने खुफिया पैगामात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। इसमें डेटा को एक की के ज़रिए इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर दिया जाता है, और ये की सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही मालूम होती है। कोई और इस पैगाम को नहीं पढ़ सकता। और उसमें मौजूद मैसेज के मुतालिक एजेंट अर्जुन तकरीबन 1 घंटे बाद पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज से दुबई पहुंच जाएगा, और उसके बाद भारत। वक्त बहुत कम है मेजर आस। मीटिंग के बकिया हिस्से में मेजर आज से कोई काम नहीं था। उसे उसका काम बता दिया गया था। वो खड़ा हो चुका था। उसके साथ 2 सीआईबी के एजेंट भी निकल गए थे, और एनएसवी। उनके जाने के बाद असल मीटिंग शुरू हुई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2 विंग्स, एक्सटर्नल और इंटरनल विंग के नाम से ही हैं। इंटरनल विंग के नाम से ही पता लगता है कि ये अंदरूनी मामलात को देखता है, जबकि एक्सटर्नल विंग का काम बैरूनी ममालिक में मुल्की मफादात की हिफाजत करना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक शुबा काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, जिसका मकसद अपनी ही इंटेलिजेंस के मामलात पर नज़र रखना होता है, ताकि खुफिया सर्विसेज के अहम तरीन इदारे पर एक चेक एंड बैलेंस रहे, और कोई मुल्क दुश्मन या दूसरी गैर मुल्की एजेंसियाँ हसास राज चोरी करने में कामयाब ना हो सकें। बैरून मुल्क से रोज़ सैकड़ों की तादाद में लोग हवाई जहाज़ों या बहरी रास्तों से पाकिस्तान आते हैं। कोई सऊदीया से तो कोई भारत, दुबई या अमेरिका से। इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये फरीज़ा है कि वो उनकी जासूसी करे, और जो मशकूक नज़र आए उसके मुतालिक रिपोर्ट तैयार की जाए। इसीलिए जैसे ही एजेंट आकाश की सरगर्मियाँ मशकूक नज़र आने लगीं, उसकी जासूसी शुरू कर दी गई। ये हसास इदारे होते ही ऐसे हैं, यहाँ जासूसी करने वालों की भी जासूसी की जाती है। और फिर जब ये मालूम हुआ कि एजेंट आकाश दरअसल
आईएसआई यानी पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी का कारकुन है। तो मामला और उलझ गया और मज़ीद तहकीकात की गई और बात सामने आ गई। सफ़ेद बेदाग शर्ट और ब्राउन टाइट जीन्स उसके सोने की मानिंद धमकती रंगत पर बहुत जच रही थी। संजीदा चेहरा, तेज़ रफ्तारी के बायस कुशीदा पेशानी पर नन्हे-नन्हे मोती चमक रहे थे। वो पूरे रात से डिक्रिप्टेड मैसेजेस पढ़ते आया था और उसमें उसे अपने काम का नुक्ता मिल चुका था। हर खुफिया एजेंसी का जासूस एक चेहरे में 100 रूप लिए होता है। उसे पहचानना कई बार नामुमकिनात में से होता है। एजेंट अर्जुन जिस हुलिये में एजेंट आकाश से मिलने आया था वो मुख्तलिफ था और अब की बार जाने वो कौन से रूप में होगा। 82057 कोड नंबर जो पैगाम के आखिर में लिखा था, ये 5 हुर्फ का कोड मेजर आस के लिए क्या था, उसका अंदाज़ा पूरी दुनिया में सिर्फ वही लगा सकता था। वेयर आर यू? 82057 पीपीपी से गुजरते मेजर आस से ही पैगाम टाइप किया था। चंद मुसाफिर उस खूबरू नौजवान की जाने मुतवज्जा हो चुके थे, जो अब तेज़ी से भाग रहा था। उसके कदमों से धप-धप की आवाज़ पैदा हो रही थी। उसके तमाम साथी टैक्सी वे पर मुख्तलिफ रूपधारी खड़े थे। कोई मुसाफिर था, तो कोई वहाँ का वर्कर। अगर एजेंट अर्जुन को फ़रार होना था, तो सबसे पहले टैक्सी वे पर आना था, जहाँ उसकी सोच के बरक्स चाल बिछा था। वो अब पार्किंग एरिया में था, जहाँ मुख्तलिफ वर्दियों में पायलट्स, वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, इंजीनियर्स अपने-अपने कामों में मसरूफ़ थे। टैक्सी मुसाफिरों को ले जाने के लिए तैयार थी। मेजर आस भी उसी में सवार हो गया। उसने सेल फ़ोन चेक किया जिसमें एजेंट अर्जुन ने अपनी करंट लोकेशन सेंड की थी। साथ में सीट नंबर भी दे रही था। जहाज़ में ऐसी क्या खराबी हो गई कि 1 घंटा होने को आया है और ये परवाज़ करने का नाम ही नहीं ले रहा? एजेंट अर्जुन को परेशानी ने घेर लिया था। आकाश को रिप्लाई कर चुका था। अब वो उसकी जानिब से किसी किस्म के सिक्योरिटी इंतज़ाम या नए हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। एजेंट आकाश मुख्तलिफ नंबर से रब्ता रखता था, इसीलिए वो शशोपंज में घिरा था। फिर उसके दिमाग ने तेज़ी से काम किया। उससे अपने आगे वाले मुसाफिर को देखा। उसकी आंखें चमक पड़ीं। मतलूबा तैयारी पर सीढ़ियाँ पहले से लगी थीं। मेजराज सीधा जाकर जहाज़ की सीट नंबर 13 के पास खड़ा हो गया। जिस वक्त हल्के आसमानी रंग के लिबास से मलबूस एक नौजवान नीमदराज अंदाज में बैठा था। एजेंट अर्जुन, तुम दुबई नहीं जा सकते। वो लोडेड रिवॉल्वर उसके पेशाने पर टिकाए बोला। कोई मुसाफिर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। 4-5 नौजवान बंदूकें ताने जाने कहाँ से बरामद हुए थे। खैर मुसाफिर दंग रह गया। उन सबके चेहरे परेशान थे। आने वाले 5 नौजवानों में से 2 ने लिबास के ऊपर नारंगी रंग की जैकेट पहनी थी, जो कि पार्किंग एरिया के अमले ने पहन रखी होती थी। बाकी 3 वेल ड्रेस थे। मैं? जिस मुसाफिर को मेजर आस एजेंट अर्जुन समझा था वो घबराते हुए कुछ कहने की कोशिश में हलकान हो रहा था। उसकी नींद भग से उड़ गई थी। वह सही मायनों में होश में आ चुका था। सामने खड़े कराह तासुरात वाले दिलकश चेहरे को उसे बेबसी से देखा। एजेंट अर्जुन अगली नशिस्त व इत्मीनान से बैठा दिल ही दिल में अपनी काबिलियत को सराह रहा था। जब अचानक उससे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर चुभन का एहसास हुआ, फिर उसके कानों ने वो सुना जिसकी उससे उम्मीद ना थी। कम ऑन एजेंट अर्जुन, तुम क्या समझे थे? सीट बदलने से इंसान बदल जाता है। सर्द आवाज भारी लहजा। एजेंट अर्जुन का सांस अटक गया। उस पर कपकपी तारी हो गई। सामने से 2 पुलिस ऑफिसर्स आ रहे थे। चंद मिनट बाद हथकड़ियां उसकी कलाइयों में थीं। गेम चेंजर। उसकी आंख कब लगी उसे पता भी न चला। कब वो गनुदगी में गई और कब वो सब घर से गए। टाइगर, टाइगर। वो पूरे घर में उससे आहिस्तगी से आवाजें दे रही थी। दबे दबे पैर किचन में वॉशरूम्स में देखा। वो और अनस दोनों गायब थे। उससे गहरी सांस लेते खुद को रिलैक्स करना चाहा। उससे चाहा उसका दिमाग समझ जाए कि वो उनके लिए ज़रूरी अहम नहीं है। वो बस यहाँ उसे फेंक कर अपने-अपने कामों में लगे हैं। यहाँ तक कि उसे अपने पास रखना भी उनकी मजबूरी थी। वरना उन्होंने कोई मुसाफिर खाना नहीं खोल रखा था। वो क्यों मेजर आज से उम्मीदें लगाए बैठी थी। वो कब तक उसके तंज के तेज सहेगी। वो यहाँ क्यों रुकी है? अगर मेजर आस को उसकी कोई परवाह नहीं थी, उसके दिल की फ़िक्र नहीं थी, तो वो क्यों उसके मिशन की खातिर अपने घरवालों से दूर रहती? वो क्यों अपने दिल को काबू किए अपने घरवालों को, अपने पापा को और आपी को भुलाए बैठी थी? अब वो उसकी एक नहीं सुनेगी, चली जाएगी, उससे दूर रहेगी, तो शायद उससे भूल जाएगी, शायद फिर उससे कुर्ब की तमन्ना फ़ना हो जाएगी, शायद मोहब्बत की उड़ती-उड़ती चिंगारी साहिल की गहराई में उतर जाएगी, शायद सर्द मौसम में बाहर की उमंग आ जाए, शायद उस बेरहम सनम को रहम आ जाए। वो सोफ़े पर हारे हुए जवारी की तरह बैठी थी। उसकी आँखें सूज-सूज कर सुर्ख हो चुकी थीं। लाल-लाल डोरे उनमें तैर रहे थे। हर इंसान का मिज़ाज, उसकी शख्सियत, उसका रंग और रूप
उसकी सोच सब मुनफ़रिद होता है दूसरे से। एक लफ्ज़ होता है जज़्बाती, मगर वो उस लफ्ज़ जज़्बाती की अमली तफ़सीर थी। वो उन लोगों में से थी जो सब्र के स्वाद से भी वाकिफ़ नहीं होते, जिनके अंदर ख़्वाहिश अंगड़ाई ले ले तो अंदर की एक-एक नस बल खाने लगती है, जलने लगती है। फिर ये आतिश उनके सीने की जानी पड़ती है, दिल का रुख करती है, और जब कोई चीज़ जल रही हो, धुआँ उठ रहा हो, तो इसका हल सिर्फ़ एक ही होता है, आग, पानी। आतिश को आप ही ठंडा कर सकता है। उसी तरह इश्क की आग पर सनम की तवज्जो ही फव्वार बनकर बरस सकती है। नीलम इब्रार को भी उसी फव्वार, उसी बरसात की चाह थी, और इस चाह में वो परियों से हुस्न की मालिक, वो अप्सरा कितनी बेमोल हो गई थी वो जान नहीं सकी थी। और अब तो जैसे लगता था कि आग और तेज़ी से भड़क रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। तुझे नाज़ है तू हसीन है, तेरे गुलिस्तान की मिसाल क्या, मुझे फ़ख्र है मैं इश्क हूँ, न जला दूँ तो कमाल क्या। उसने सोफ़े की बुर्ज से टेक लगा रखी थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, और तब भी ऐसे ही बेहिस बनी पड़ी रही वो। वो जानती थी आने वाला कौन है। नीलम इब्रार अब मेजर आस की खुशबू पहचानने लगी थी, जिसके रूप बड़े-बड़े जासूस, यहाँ तक कि एमाज जैसा शातिर बंदा नहीं पहचान सका था। वो पहचान गई थी। वो समझता था वो उसे उसकी आवाज़ से पहचान पाई थी, मगर वो कैसे जानता? वो तो उसे मोहब्बत की अता करदा हिस्स से पहचान गई थी। वो उसे उसकी खुशबू से, उसके अंदाज़ से पहचानती थी। वो कम-अक़ल थी, उसकी नज़र में बेवकूफ़ और जज़्बाती थी। अब तो इस फ़हरिस्त में बेबाकी भी शामिल हो गई थी, मगर नीलम इब्रार के लिए वो क्या था? शायद वो कभी नहीं जान सकता था। अगर वो जान लेता तो? या अगर वो कभी जान गया तब? या अगर वो महसूस कर गया उसकी मोहब्बत को, दीवानगी को, इश्क को, तब क्या होगा? वो उसे देख रहा था, वो जान गई थी, मगर चश्मे तर खुलने को तैयार ना थी, बल्कि रुकू नहीं करना चाहती थी। उस शख्स के सामने तो कम से कम अभी वो नहीं उठना चाहती थी। उससे कटाव वाले सुर्खी माइल होंठ अधखुले थे। मेजर आज से उसकी टूटी-फूटी ज़ात को समेटना तो दरकिनार, एक के बाद दूसरी नज़र डालना गवारा नहीं किया था। उसके पीछे ही एजेंट अनस के अंदर आने और बंद दरवाज़ा करने की आवाज़ आई, तो कमरे में चला गया। अनस से उसके पीछे ही चल पड़ा। उससे नीलम को नहीं देखा था। मेजर आज से तेज़ी से अलमारी से लैपटॉप निकाला और बेड के किनारे टिकते उसे ऑन करने लगा। अनस भी उसके बराबर ही बैठ गया। एजेंट काशी और शोएब से राब्ता हुए उन्हें काफ़ी वक्त हो गया था। आज दोनों ने पैगामात और आगे का लाए अमल भेजना था। अभी वो भेजे जाने वाला पैगाम खोल भी ना पाया था कि नीलम अंदर दाखिल हुई। उसी के लिबास से मलबूस बिखरे शहद रंग बालों में वो दुख और गम की आगाज़ी कर रही थी। नमाज वाली चादर गायब थी, मगर बिखरे बाल और ढीला लिबास उसका पर्दा रखे हुए थे। हमें घर जाना है। हर जज्बात से आ रही आवाज़ से उसकी, वो मेजर आस को देख रही थी, जो लैपटॉप पर नज़र जमाए हुए था। इस आवाज़ पर मेजर आस ने सर उठाया। अनस से एक नज़र उस पे डालने के बाद मेजर आस के भींचे लब देखे और खामोशी से बाहर निकल गया। मेजर आस से कोई भी जवाब दिए बगैर स्याह रंग जहानत से चमकती आंखें दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पर मरकूज कर दी। नीलम को एक लम्हा लगा था लहजा बदलने में। आपको सुनाई नहीं दे रहा? हमें घर जाना है। वो अपनी पूरी कुव्वत लगाकर चीखी थी, साथ ही आगे बढ़कर लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। थक की आवाज़ पैदा हुई थी। टाइगर ने नागवारी से उसे देखा, जो शोला जवाला बनी खड़ी थी। घर जाना है कि उस दरिंदे के पास जाना है? उससे हर लिहाज फैलाए ताक रख के पूछूं। कह बरसाती नजर नीलम इब्रार के सुर्ख होते चेहरे पर जमी थी। अगर वहां जाना ही होता तो इतने दिन यहाँ आप जैसे पत्थर के साथ सर न फोड़ रहे होते। शिद्दत जज्बात से उसका गला रुन गया था। वो शिकवा कर रही थी, मगर मुकाबिल पर कोई असर न हुआ। न गुलों की आवाज़ का, ना ही गुलाबी आरज़ू पर बहते शफाफ मोतियों का। मैंने कहा था सर फोड़ने को। उससे भी खोया भिगो भिगो के तीर मारने का कसद कर रखा था। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, वो टूटे टूटे लहजे में बोली। उसके सामने फिर कासा लिए खड़ी हो गई। हाथ में कासा, कलाई में कड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। मैं तेरे कुंजे तगाफुल से निकलती कैसे? मेरा सामान इसी कोने में बड़ा सजता है। दिल पे समाने समाना कभी रखा ही नहीं। इस खड़ूंची पर मोहब्बत का खड़ा सजता है। ये अलग बात, वो दीवार में खुद हूँ, लेकिन इश्क दीवार गिराने पे अड़ा सजता है। ये सफ़ेद दिल कहाँ है तुझे एहसास रहे, तू यहाँ सिर्फ मेरे साथ खड़ा सजता है।
जिस चीज़ का है वो अभी कुछ वक़्त पहले खुद से कह के हटी थी कि वो उसके सामने नहीं रोएगी, ना गिड़गिड़ाएगी, चली जाएगी, उसकी परवाह नहीं करेगी। वो अब फिर उसके सामने मोहब्बत का कशकोल लिए चंद सिक्कों की मुंतज़िर थी। लोग मोहब्बत में, इश्क में भी खुददारी नहीं भूलते। उन्हें जब मोहब्बत भीख में मिलने लगे तो ठुकरा देते हैं और वो तो खुद उसके सामने सवाल ही बन जाती थी। वो बार-बार धुतकारता था और वो बार-बार दर खटखटाती थी और वो उसकी उसी हरकत से आजिज़ आ जाता था। मैंने कहा था मोहब्बत करने को। वही तनसिया लहज़ा, मगर इस बार हकारत भी साफ नुमायाँ थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी लड़की को संगसार करके रख दे, जिसे अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स की रत्ती बराबर परवाह नहीं थी। कम से कम इन हरकतों से वो मेजर आस का दिल नहीं जीत सकती थी। आखिर वो मान क्यों नहीं लेती थी कि वो उसे तहसीर नहीं कर सकती? बिल्कुल सही कहा आपने। आँसू टिप-टिप के रहे थे, जैसे हमवार सतह पर बारिश की बूंदें गिरती हैं। वो हकलाई थी, शायद अल्फ़ाज़ सर्द का सीना चीरने में दिक्कत महसूस करने लगे थे। आपने तो नहीं कहा था हमें मोहब्बत करने को? हम मानते हैं, आपने नहीं कहा था। मगर आज एक बात आपको भी माननी पड़ेगी। उससे अपने नाज़ुक हाथों से गुलाबी आरज़ू पर बहते सयाल को रगड़ कर साफ़ किया। हमने मोहब्बत को नहीं चुना था, मोहब्बत ने हमें चुना था। और हमारी बदकिस्मती तो देखिए, हमने इब्तिदाए इश्क का एक आगाज़ भी इंतहाए इश्क से कर डाला। इशार पर सब वार देना इश्क है। आप हमें काट डालें, जला डालें, मार डालें, आपको हक है, हम उफ़ नहीं करेंगे। जिस समय इन लबों से हुर्फ़ शिकायत अदा हो, अगले हुर्फ़ की मोहलत नहीं माँगेगी ये ज़िंदगी। दर्द से चूर लहजा सहरंगेज़ आवाज़, कोई उससे दामन छुड़वा सकता था, तो वो शायद इस पूरी दुनिया में मेजर आस आलम ही था। इतनी मोहब्बत करती हो तो चंद दिन और रुक जाओ। एसपी बिलाल के मुताबिक 2 दिन में वो ये रिपोर्ट दे देगा कि तुम वहां से फरार होने के बाद रोड एक्सीडेंट में मारी गई हो। फिर तुम हर खतरे से आज़ाद हो जाओगी। वो इत्तला दे रहा था उसे प्रोफ़ेशनल लहजे में। क्या उसका दिल एक बार भी ना काँपा नीलम इब्रार को मुर्दा कहते हुए? उसके दिल में सुई चुभी थी। चुभन का एहसास बहुत ज़्यादा था। नमकीन पानी की धारें और तेज़ी से बहने लगीं। हम मर जाएँगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? मेजर आज दोबारा लैपटॉप के साथ मसरूफ़ हो गया था जब नीलम ने अफ़सरदा आवाज़ से सवाल किया। फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। खुदा के वास्ते मुझे तनाव छोड़ दें। वो दाँत पीस कर बोला। ठीक है, चले जाते हैं। जब आप हमें याद करेंगे ना, तब हम भी वापस नहीं आएँगे। उससे आंसू-पोंछे ने रूठे अंदाज़ से जवाब दिया, जैसे कोई बच्चा लड़ाई होने पर बोलता है। आपकी नवाजिश होगी। वो चिढ़कर बोला तो नीलम मज़ीद एक लम्हा भी रुके बगैर कमरे से निकल गई। सरापा इश्क हूँ मैं, अब बिखर जाऊँ तो बेहतर है। जिधर जाते हैं ये बादल, उधर जाऊँ तो बेहतर है। ठहर जाऊँ ये दिल कहता है तेरे शहर में कुछ दिन, मगर हालात कहते हैं कि घर जाऊँ तो बेहतर है। दिलों में फ़र्क आएँगे, ताल्लुक टूट जाएँगे। जो देखा, जो सुना उससे मुकर जाऊँ तो बेहतर है। यहाँ है कौन मेरा जो मुझे समझेगा फ़राज़। मैं कोशिश करके खुद ही सँवर जाऊँ तो बेहतर है। बड़े से ड्राइंग रूम में आज भी हमेशा की तरह पुरतकल्लुफ़ नाश्ते के लवाज़ामात मेज़ पर सजे थे। सूरज पूरे पुरतपाक अंदाज़ में आसमान के सीने में अकड़ा बैठा था। उसकी शुआएँ धुंधी से निकलती सुनहरी रंग ज़मीन को मुनव्वर कर रही थीं। 11 बजे के वक़्त भी दोपहर का सा समा था। अभी भी हैसियत खुलने के बाद मिनाज इज़ाक के लिए आँख लगाना नामुमकिनियात में से था। वो चीनी की प्लेट में रखे ऑमलेट को कांटे की मदद से बस काट रहा था। सोचें कहीं दूर निकल गई थीं। खाना आज भी वो सादा खाता था। नाश्ते में चीज़ ऑमलेट उसका पसंदीदा तरीन था। अगर हबीब आईएसआई का बंदा था तो इसका मतलब शाकिर भी आईएसआई का ही एजेंट है। मगर ना ही शाकिर से उसका राब्ता था, ना ही हबीब कल से एमाज प्लाज़ा वापस आया था। मैवरिक नाश्ते से मुकम्मल इंसाफ करने में मसरूफ़ था। फ्रूट्स और जूस उन 2 चीज़ों का वो अक्सर से इस्तेमाल करता था। तभी बढ़ती उम्र के बावजूद वो चुस्त और दवाना था। सर, 2 गार्ड्स आपके लिए एक इत्तला लेकर आए हैं। बहुत ज़रूरी है। कहते हैं आपसे बात करके ही जाएंगे। उसके हाथ मुलाजिम ने खाने की मेज़ से किनारे खड़े होते हुए कहा। सफ़ेद रंग की वर्दी में मलबूस नौकर को एमाज से हाथ का इशारा किया तो वो फ़ौरन खिसक गया। उसी तरह का नौकर जो मैवरिक के पास खड़ा था वो भी चला गया। क्या बात करनी है उन्हें? मिनाज ने पहला लुक़मा मुँह में डालते संजीदगी से पूछा। सर, कह रहे हैं किसी लड़की के मुताल्लिक इत्तला देनी है। वो ताबेदारी से सर झुकाए हाथ बांधे खड़ा था। मिनाज का चलता मुंह पल भर को रुक गया था। फिर उससे पानी का ग्लास
चढ़ाते निवाला चबाए बगैर ही निकल लिया और नैपकिन से हाथ साफ करता कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। उसका रुख अब ड्राइंग रूम की जानिब था। एमा से कभी किसी गार्ड से तफसील से बात नहीं की थी। उसे उनके चेहरे भी कम ही याद रहा करते थे। गार्ड्स बदलते रहते थे, मरते रहते थे, कभी उसके हाथों, कभी मुखालिफ पार्टी के हाथों। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जहाँ गार्ड की वर्दी में मलबूस 100 अफराद परेशान से खड़े थे। एमाज आगे बढ़ा और अपनी मखसूस नशिश संभाल ली। हमेशा की तरह चौड़े होकर टांग पर टांग जमाते हुए बैठा था। बोलो। मुख्तसरन बोलते उसे इजाज़त दी। दोनों गार्ड से एक दूसरे को देखा और फिर एक कुछ खिचखिचाते हुए सर को मज़ीद झुकाते हुए बोला, सर, वो लड़की गलती से हमारी कार में सवार हो गई थी, वो। उसके बाद वो अटक गया या दांत सा रुक गया था। वो क्या? मीनाज मुसरफ सा दहाड़ा। सर, उस लड़की को हमने ईगल के साथ देखा है। दूसरा गार्ड जल्दी से बोला। क्या बकवास कर रहे हो? जख्मी शेर की सी दहाड़ थी उसकी। वो अपनी रिशिश से उड़कर खड़ा हो चुका था। ईगल उसकी नाच के नीचे उसकी मोहब्बत को भगा ले गया था और उसे पता ही न चला था। वो बेवकूफ़ बन गया। मिनाज इसहाक को बेवकूफ़ बनाया था उसने। उसके पूरे जिस्म में शर्रे दौड़ गए थे। उसके तन बदन में आग लग गई। इस वक्त अगर ईगल उसके सामने होता तो वो 1 मिनट की भी ताक़ीद के बिना उसके सीने से दिल निकाल लेता। सर, हम सच कह रहे हैं। बहुत पीछा किया उनका, मगर वो बाइक पर थे और हम गाड़ी में। तभी ट्रैफिक में फंस गए और वो लोग निकल गए। गार्ड ने शर्मिंदा होते कहा। मिनहाज ने सिर लब 2-3 गालियों से उसे नवाजने के बाद सोफे के पास पड़ी शीशे की मेज से सराय उठाकर उसे दे मारी। खून का लावा उबलकर उसके माथे से बहने लगा। उसका पूरा मुंह उस लाल रंग के माथे से सज गया था। उसके साथ खड़ा गार्ड कपकपाने लगा। एमाज की दहशत इतनी थी कि वो भड़कर अपने साथी का खून भी साफ न कर सका। उसके साथी लहरा कर जमीन पोस हुआ था और मिनहाज उसे एक ठोकर रसीद करता ड्राइंग रूम से निकल गया। वो तेज़ी से चलता अपने कोट का बटन लगाता लिफ्ट की जानिब बढ़ रहा था, जब पीछे से उसका खास मुलाजिम भागता हुआ आया। सर, ये मेन गेट के पास पड़ा मिला है। इस पर आपका नाम लिखा है। उससे खाकी रंग का लिफाफा उसके सामने कर दिया। हाँ, एमाज ने सुर्ख होती निगाहों से उसको घूरा और झपट्टे के अंदाज से लिफाफा थाम लिया। उससे महसूस किया लिफाफे में कोई तस्वीर या फाइल है। उससे लिफाफा चाक करने की बजाय उस कागजी लिफाफे को आगे से फाड़ दिया। अंदर उल्टी तस्वीर पड़ी थी, जिसकी बैक पर MAZ लूज़र लिखा था। इन चंद अल्फाज से उसकी हालत बिगाड़ कर रख दी। गुस्से की शिद्दत से उसके दिमाग की रग पड़पड़ाने लगी थी और रही सही कसर तस्वीर के पलटने और उसमें मौजूद हस्सियों के चेहरों ने निकाल दी थी। उसके दांतों पर दांत इस अंदाज से जमा रखे थे कि जबड़ों में मौजूद बारीक बारीक नीली नसें उभरी नजर आ रही थीं।